जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट पूरा हो गया है और दिल की धड़कन बढ़ी हुई है कि हमारे नंबर इतने आ रहे हैं, हमारा क्या होगा, हमें अगले अटेम्प्ट में क्या करना चाहिए, एडवांस की तैयारी शुरू कर दें कि अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करें, बोर्ड की तैयारी करें। बहुत सारे कन्फ्यूजन है, पर जाहिर सी बात है इन सभी निर्णयों को लेने के पहले हमें इन एग्जामिनेशन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, तभी हम अपने निर्णय ले पाएंगे। तो वीडियो काम का होने वाला है। आखिरी में आपको यह भी पता पड़ेगा कि कौन सी शिफ्ट कैसी थी, क्या था। पर जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हर एग्जामिनेशन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। कोई भी एग्जामिनेशन आपको हराता नहीं है, भले नंबर कम रह गए हो, ज्यादा रह गए हो। और ये वाला एग्जामिनेशन तो फाइनल भी नहीं था, एक दौड़ अभी और बाकी है। तो बात करते हैं फटाफट से एनालिसिस पूरे पेपर की कि कैसा रहा, क्या करना चाहिए, आगे हमें क्या निर्णय लेने चाहिए। डेटा हमें बहुत सारी चीजें बताता है और प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड्स भी हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो देखते हैं, समझते हैं। वीडियो हल्का सा लंबा होगा पर काम का होगा, सीखने वाला होगा, वादा करते हैं इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जेईई मेन की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं 10 आपके पेपर हुए, 450 प्लस सेंटर में थे, 13 लाख बच्चे। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, 13 लाख बच्चे जो हैं, 13 लाख बच्चे जो हैं वो उन्होंने एग्जामिनेशन दिए, क्योंकि ये आपके परसेंटाइल को तय करेगा। इसलिए 13 लाख प्लस, इसका मतलब करीब करीब आप ये मान के चलिए कि जो यूनिक बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट के बाद आएंगे ये 14 साढ़े 14 लाख के आसपास होने चाहिए। नंबर्स एग्जैक्ट नहीं हो सकते बट अंदाजा जो है वो इतना होगा। यूनिक बच्चे जो दे रहे होंगे 14 लाख के आसपास होने चाहिए। यानी कि अगर आप बहुत बेसिक बातों में समझो तो आपको एक समझ में आएगा कि एक परसेंटाइल का मतलब करीब करीब 13.5 14 या 14.5 बच्चे के आसपास एक परसेंटाइल आपकी होगी। तो जाहिर सी बात है 1% पे 14,000 के आसपास बच्चे होंगे। पर बात करते हैं कि ओवरऑल कैसा पेपर रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल एनालिसिस जो है, क्लास 11 का 42% पेपर आया और क्लास 12 का 58% पेपर आया। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान देखो तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि बोर्ड वाले बच्चों को अभी, जो भी बच्चे बोर्ड के हैं उन्हें अभी बोर्ड की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, और 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ ही आपको अगर जेईई मेन की प्रिपरेशन करनी है तो उसको यहां से ले लीजिए, क्योंकि जेईई मेन 12th बोर्ड के साथ आप 12th के सिलेबस वाला चैप्टर्स को ही अभी कंप्लीट करें, और हो सके तो जितने ज्यादा पीवाईक्यू कर सकें उतना बहुत बेहतर है। तो 12th इंपॉर्टेंट रहती है, बट क्या इसका मतलब 11th इंपॉर्टेंट रहती है? ऐसा कभी नहीं होता है। इस 11th के बेस की वजह से ही आप 12th को कर पाते हो। मैकेनिक्स नहीं आएगी तो कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर पाओगे, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर पाओगे। खैर आगे चलते हैं और अपन एनालिसिस करें तो ओवरऑल एनालिसिस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की इजी, मीडियम और टफ। पहली बार ऐसा हुआ कि फिजिक्स थोड़ी सी आसान रही है इस बार इन कंपैरिजन टू अदर ईयर्स, बट केमिस्ट्री मैथ्स अच्छे लेवल पे गई है। तो फिजिक्स में 62.8% इजी सवाल रहे हैं। हमेशा कंफ्यूजन रहता है इजी मीडियम को लेकर कि कौन सा इजी मीडियम है। तो इजी मीडियम में जज करना थोड़ा मुश्किल हमेशा होता है, टफ अपने आप अलग दिख जाते हैं। तो फिजिक्स में काफी कम सवाल ऐसे हैं जो टफ आए हैं, पर इजी मीडियम ज्यादा रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मैक्सिमम पेपर जो फिजिक्स का आया वो इजी और मीडियम रहा। केमिस्ट्री में अगर अपन बात करें तो 12.5% के आसपास पेपर टफ बताया जा रहा है, और बाकी जो बचा हुआ परसेंटेज है 31.6 और 56%, जाहिर सी बात है टीचर से डिसाइड करते हैं। पर जैसा कि मैं कह रहा हूं इजी मीडियम में थोड़ा मुश्किल होता है तय करना, किसी के लिए वो इजी, किसी के लिए मीडियम हो सकता है, टफ थोड़ा आसानी से सेग्रीगेट हो जाता है। मैथ्स को ध्यान से देखोगे तो इजी मीडियम इतना, पर टफ आप देखो तो इतने परसेंटेज चला गया 18.4। पर आप ध्यान देखो तो मीडियम से इधर की तरफ शिफ्टिंग ज्यादा है, यानी कि मैथ्स ओवरऑल जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ रहा है, यानी कि लेंदी रहा है। तो मैथ्स पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है। मैथ्स टाइम कंज्यूम कर सकता है, तो पेपर के बीच में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास ये डेटा जो है पूरी की पूरी पीडीएफ, जो भी अब मैं अभी बता रहा हूं पूरी की पूरी पीडीएफ आपको नीचे डाउनलोडेबल फॉर्म में दिख जाएगी, ताकि आप इसको आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छे से एनालाइज कर सके और अपने आने वाली रूपरेखा को तय कर सके कि आने वाले एग्जामिनेशन में मेरे को कैसे तैयारी करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें तो ओवरऑल एनालिसिस, डिफिकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल पेपर की अगर हम बात करें तो फिजिक्स को अपन मॉडरेट एंड कंसेप्चुअल बोल सकते हैं, केमिस्ट्री को मॉडरेट एंड कंसेप्चुअल बोल सकते हैं, और जैसा कि मैं भी बोल रहा था कि मैथमेटिक्स टफ एंड लेंथी कैलकुलेशन है, यानी कि मैथ्स इस बार टाइम कंज्यूम करा है। तो कई बच्चे उसको देख के घबरा भी गए, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैथ्स का पेपर आया। अच्छा, इसकी एक खास बात है कि इसी प्रकार की भूमिका एडवांस में भी रहती है, तो घबराइए मत, हल्का सा पेपर मैथ्स का एडवांस की तरह का शिफ्ट हो गया है। फिजिक्स जितनी आसान या अपन कंसेप्चुअल बोल सकते हैं उतनी एडवांस में आएगी ऐसी उम्मीद नहीं रखनी है। और फिजिक्स के लिए एक और बात बोलना चाहता हूं, बोर्ड में फिजिक्स लिखने वाली होगी। बच्चे जो फिजिक्स अच्छा भी करते हैं जेईई मेन और एडवांस में, वो कई बार बोर्ड में खराब कर देते हैं, क्योंकि इसमें लिखना पड़ेगा। केमिस्ट्री वो फिर भी रटने वाली होती तो वो कर लेते हैं, मैथ्स में कोई बात ज्यादा बदलाव नहीं होता, पर फिजिक्स में कई बार गड़बड़ कर देते हैं। तो बोर्ड्स में फिजिक्स को सीरियसली लेना, लिखने की प्रैक्टिस करना। तो ये अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की है। अगली बार भी ऐसा ही रिपीट होने के चांसेस हम मानते हैं। 10 शिफ्ट अपनी हुई है तो पेपर भी अलग अलग आते हैं। अगर मैं फिजिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं बिना ज्यादा टाइम खराब करे हुए, 43% क्लास 11, 57% 12th। आगे आपको पता भी पड़ेगा कौन सी शिफ्ट कैसी थी, अगर आप जिस भी शिफ्ट में आपने पेपर दिए हैं, कौन सी इजी थी, कौन सी मॉडरेट थी, कितने नंबर पे कौन सी परसेंटाइल लगभग लगभग आ सकती है, क्या चांसेस हैं, सारी बातें बताऊंगा, पर पहले ध्यान से सुनो, ठीक है।
तो ये अपनी 12th की परसेंटेज, जैसा कि आपको पता है कि 12th की परसेंटेज ज़्यादा ही रहती है, तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगी। इन द सेम वे अगर मैं फिजिक्स में बात करूँ तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करता हूँ, बट आपको समझ में आएगा कि कितने कितने सवाल आपको यहाँ से समझ में आएगा। देखो आपको 84 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। 84 सवाल, 250 सवाल, 10 शिफ्ट थी, हर में 25 यानी कि 250, टोटल समेशन आपके सामने है। 84 सवाल अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देंगे कहां से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, फिर 43, फिर 36। मैं नहीं कह रहा कि कौन इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, पर जाहिर सी बात है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होगी तो आपको फायदा होगा। ये एनालिसिस आपको दिख जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, अपने पास रख लेना, ताकि तुम्हें पता पड़े कि मुझे कितना फोकस किस चैप्टर्स पे और किस वाले सेक्शन में करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द सेम वे केमिस्ट्री में बात करें, क्लास 11 43%, क्लास 12 57% केमिस्ट्री की अगर अपन बात कर रहे हैं। ऐसे अगर केमिस्ट्री की एनालिसिस की बात करें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, 103 सवाल फिजिकल, हमेशा लगभग यही रेशो रहता है, इस बार भी वैसा ही है। 81 ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अमूमन यही देखा जाता है कि फिजिकल सबसे ज्यादा आती है, इनऑर्गेनिक उससे, सॉरी ऑर्गेनिक उससे थोड़ी कम, और इनऑर्गेनिक सबसे कम, अमूमन ऐसा होता है, पर यह कोई फिक्स पैरामीटर नहीं, बट अमूमन ऐसा होता है। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे सबसे ज्यादा टाइम देते हैं और उसमें लगता भी है। पर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वो सब्जेक्ट हैं, इन्हें हल्के में बिल्कुल ना लें। ये 81 और 66, यानी कि अगर आप बहुत ध्यान देखें तो 25 में से आपके करीब करीब आप ये मान के चलें कि 13-14 सवाल जो होंगे वो ऐसे होंगे जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के होंगे, और अगर याद है तो उस पर आप डायरेक्ट टिक मार सकते हो और +4 नंबर ला सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में 12th में 60%, 11th में 40%, बहुत सही डिस्ट्रीब्यूशन आया है जैसा अपन ने ओवरऑल एनालिसिस में देखा। मैथ्स में अगर बात करें तो अगर आपको दिखाई दे तो सबसे ज्यादा सवाल अपने को दिखाई दे रहे हैं 86 किसमें, एलजेब्रा में। किसमें, एलजेब्रा के 86 सवाल दिख रहे हैं। उसके बाद 56 सवाल अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिख रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बहुत सेट फॉर्मेट होती है, उसे पढ़ लीजिए। इंटीग्रल कैलकुलस 40 सवाल, हमेशा सब लोग इसको इंपॉर्टेंट बोलते हैं, पर कई बार बच्चों को लगता है कि कैलकुलस ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। मिसलेनियस जो जेईई मेन के अलग से टॉपिक्स हैं उससे 4 सवाल आए तो उन्हें भी अपन छोड़ नहीं सकते, पर वो बहुत बेसिक सवाल हैं। आगे चलते हैं, मैथमेटिक्स की बात हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड जो अब मैं इसके बाद बताने वाला हूं कि कौन सी शिफ्ट को कैसे तय करा गया। जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं कोटा में, जितने हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इतनी बड़ी टीम है जेई की, और मेरे हिसाब से उनका अनुभव हजारों वर्षों का होगा, सबको मिला लिया जाए तो उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। तो उस अनुभव के आधार पर उन्हें तय करा है कि भाई ये कौन सी शिफ्ट कैसी रही। वो ये मेरे अकेले का काम नहीं है, बल्कि टीम ज़्यादा काम कर रही होती है उसमें। तो जो उनका अनुभव है वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जनवरी 21 को, 22 को, जनवरी 21 में 2 शिफ्ट वो मॉडरेट बोली गई, ईजी मॉडरेट बोली गई। कौन सी, 21 को तो मॉडरेट मतलब मीडियम टाइप की, 21 की ईजी मॉडरेट बोली गई, जनवरी 22 की वेरी ईजी बोली गई, यानी कि इसकी जो कट ऑफ है थोड़ी ज़्यादा चली जाएगी। हमने 99 परसेंटाइल के आसपास की ये बात करी है नंबर्स को लेकर। ये जनवरी अटेम्प्ट को लेकर जो पिछले साल हुआ था उसको लेकर बनाया गया है। अगर आप हमेशा एक बात देखोगे तो जनवरी अटेम्प्ट में जो परसेंटाइल की कट ऑफ होती है हल्की सी कम रहती है और अप्रैल में थोड़ी बढ़ जाती है। वो शायद इसलिए कि समय थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, पर ऐसा अमूमन देखा गया है। तो ध्यान से देखो तो आपका कौन सा है आपको देखना है। हो सकता है आपका जनवरी शिफ्ट 1 हो, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, मॉडरेट वेरी इजी, इजी टू मॉडरेट, वेरी इजी, ऐसे इसको बनाया गया है। उसी के बेसिस पे 99 परसेंटाइल के ऊपर बताया गया है। सर हमें कितने नंबर चाहिए होंगे अगर हम एडवांस के लिए अपीयर होंगे नहीं होंगे, जाहिर सी बात है ये मन में आपके शंका रहती है। मैं आपको उस पर आने से पहले आई थिंक कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका फोटो खींच सकते हो, जो आपकी इच्छा हो उसे कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। इट्स अ प्रेडिक्शन है ना, टीम के द्वारा प्रेडिक्शन है। हमेशा प्रेडिक्शन सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट काफ़ी हद तक हमेशा आसपास ये सही बैठते हैं। चलिए तो अगली जो बात इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि कितने पे मिलेगा। ध्यान से देखें तो कितनी रैंक पिछले साल किस किस नंबर पे आई, वो आपको लगभग रैंक दिखाई देगी। जेईई मेन स्कोर जो उस पर आपको दिखाई देंगे, ये रेंजेस हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे 80 से 61 वाली 1,30,000 से 1,80,000 है, इस बार हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि लगभग ये रेंज होगी। तो रैंक्स की रेंज है, पर याद रखें ये रैंक्स की रेंज जो हमने बनाई है ये सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से है, इसलिए इसको अभी बहुत ज़्यादा कंसिडर करना समझदारी नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ बच्चे को कुछ बेसिक आइडिया लगना चाहिए कि मैं कहाँ जाके फॉल करूँगा, लाखों में आएगी कि 1000 में आएगी। दैट विल गिव यू आइडिया कि अगर आपके नंबर 160 से 141 के बीच में है तो आपकी रैंक 20 से 40,000 के बीच में हो सकती है। ऐसे ही आपको अंदाजन है, पर ये नंबर फिर मैं कह रहा हूं आपके नंबर, ये रेंजेस क्यों हैं, क्योंकि आपके नंबर बेसिकली शिफ्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, जो मैंने पिछली स्लाइड दिखाई थी। अब सर हम जेईई एडवांस के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट वाले से जेईई एडवांस के लिए अपीयर हो रहे नहीं हो रहे बताओ आप तो। और उसमें जाहिर सी बात है कि जनरल कैटेगरी है,
और ओबीसी है, एससी एसटी है, तो कैटेगरी वाइज जाता है। लगभग जनरल की कैटेगरी 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट करते हैं, 2.5 लाख में से 1 लाख बच्चे करीब ये जनरल कैटेगरी के सिलेक्ट करते हैं, बाकी ओबीसी और एससी एसटी और इन कैटेगरीज में बच्चे फॉल करते हैं। तो अगर अपन बात करें तो 2025 में 93.10 परसेंटाइल कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 80, 79, 61.115, ये 93.23। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आपका पेपर इजी या इजी मॉडरेट इस टाइप का है और दूसरा मॉडरेट टाइप का है और तीसरा आपका टफ टाइप का है, कौन सी आपकी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मेरा अंदाजा ये कहता है कि अगर इजी टू मॉडरेट आपका पेपर है तो या इजी है तो अपन ऐसा बोले कि अगर आपके नंबर 100 या 105 से ज्यादा हैं, 100 या 105 से ज्यादा हैं, तो आप सेफ हो। जे एडवांस में जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। ओबीसी एसटी के लिए जाहिर सी बात है कट ऑफ गिर जाएगी। ओबीसी के लिए आप मान के चलिए 10-15 नंबर का अंतर और आएगा, एससी एसटी में करीब 20-25 नंबर का अंतर आएगा। मॉडरेट की अगर अपन बात करें तो मॉडरेट पेपर में आपके अगर नंबर 95 से ज्यादा हैं तो आप सेफ हैं, और अगर आपके नंबर टफ में 90 से ज्यादा है, 85 भी हो सकता है ये, पर मैं थोड़ा सेफर साइड 90 उसे लेना चाहता हूं, अगर 90 से ज्यादा है तो आपको समझ में आएगा कि आपके नंबर इससे ज्यादा हैं तो फिर आप सेफ हो जे एडवांस में अपियर होने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए। तो मेरे हिसाब से तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि तुम कहां लाई कर रहे हो। फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको पहले, अगर आप बोर्ड के तो पहले बोर्ड की तैयारी करिए। अगर आपके नंबर 180 के ऊपर आ रहे हैं तो जे एडवांस की तैयारी में घुस जाइए अगर आप ड्रॉपर हैं तो, और अगर आप ड्रॉपर नहीं है, बोर्ड वाले हैं, तो पहले बोर्ड करिए और फिर एडवांस में घुस जाइए। पर आपके नंबर अगर इससे कम है तो हमें दोनों चीजों को बैलेंस करना आवश्यक होगा। किसको? जेई मेन को भी और जे एडवांस को भी और बोर्ड को भी। तो जो बच्चों के नंबर ऐसा समझो 100 से 150 के बीच में, उन्हें तीनों चीजें मैनेज करनी होगी। कौन सी? उनको तीनों चीजें मैनेज करनी होगी, बोर्ड, जेई मेन, आने वाला अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस की भी धीरे धीरे तैयारी उनकी चलती रहनी चाहिए। पर अगर आपके नंबर 70-60 से कम हैं तो जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जान डाल दो अगर ड्रॉपर हो तो, और बोर्ड वाले हो तो पहले बोर्ड कर फिर जेई मेन में जान डाल दो। अभी एडवांस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर चीज सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ी जाती है। तो आशा करता हूं ये पूरी टीम द्वारा एनालिसिस जो आपको है ये पसंद आई होगी और इसी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। घबराना मत, बिल्कुल डरना मत। मैं बार बार कहता हूं कोई भी एग्जाम तय नहीं कर सकता कि तुम जीवन में सफल होंगे या असफल। हाँ, ये हमें सिखाता जरूर है, किसी भी एग्जाम में हम हारते नहीं हैं, या तो सीखते हैं या आगे बढ़ते हैं। तो या तो तुमने सीखा होगा या अगले पड़ाव के लिए आगे बढ़ गए होंगे। जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, सीखने के लिए हुआ है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।